35 क्वेश्चन में दिया गया है गिवन बिलो आर सर्टेन सिचुएशंस, कुछ सिचुएशन दिए गए हैं, उसे हमें एनालाइज करना और डिस्क्राइब करना है कि ये पॉसिबल है, अगर ऐसा तो क्या इम्पैक्ट होने वाला है पर्सन पे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, टेस्टिस ऑफ अ मेल बॉय आर नॉट एबल टू डिसेंड इनटू स्क्रॉटम ड्यूरिंग हिज एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। देखिए स्क्रॉटम जो होता है वो टेस्टिस को होल्ड करता है और एक आउटर बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, साथ ही साथ वो आउट ऑफ द बॉडी सस्पेंडेड होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि जो टेस्टिस की जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से 1 से 2 डिग्री कम रहे। तो अगर किसी का बाय बर्थ, किसी लड़के का बाय बर्थ अगर डिसेंड नहीं हो पाया है स्क्रॉटम, तो बॉडी टेम्परेचर और स्क्रॉटम की टेम्परेचर सेम रहेगी। तो इस कारण जो स्पर्म की फॉर्मेशन होगी वो बहुत ही ज्यादा एडवर्सली अफेक्टेड होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, स्पर्म फॉर्मेशन विल बी एडवर्सली अफेक्टेड बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्ट डिफरेंस ऑफ अ मैन इज प्लक्ड। प्लक्ड कहने का मतलब वह किसी तरह उसे ब्लॉक कर दिया गया। अब अगर ब्लॉक कर दिया गया तो वास्ट डिफरेंस का काम क्या है, काम है वो स्पर्म को एक पैसेज प्रोवाइड करता है ट्रांसफर होने के लिए। तो वास्ट डिफरेंस इज द पैसेज फॉर ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स, सो स्पर्म विल नॉट बी ट्रांसफर्ड फर्दर। अगर वास्ट डिफरेंस एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, अगर उससे अगर हम लोग ब्लॉक कर दे तो स्पर्म जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोस्टेट एंड सेमाइनल वेसिकल्स आर नॉट फंक्शनल। अगर प्रोस्टेट और सेमाइनल वेसिकल्स फंक्शनल नहीं होंगे तो न्यूट्रिएंट लेवल जो है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगी। तो नॉट फंक्शनल, दे विल नॉट एड सिक्रीशन फॉर नरिशमेंट एंड मीडियम फॉर द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। ना वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर पाएगी और ना वो मीडियम प्रोवाइड कर पाएगी स्पर्म के ट्रांसफर होने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, एग इज नॉट फर्टिलाइज इन अ ह्यूमन फीमेल। अगर ह्यूमन फीमेल में एग फर्टिलाइज नहीं हो तो आपको पता है रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल होने के लिए एग को फर्टिलाइज होना पड़ेगा और जायगोट फॉर्म करना पड़ेगा। फर्टिलाइज एग को हम लोग जायगोट भी कहते हैं और फिर वो धीरे धीरे एम्ब्रियो में ट्रांसफॉर्म होगा और फिर एम्ब्रियो जो है वो फीटस में कन्वर्ट होता चला जाएगा। फीटस फिर स्मॉल बेबी में डेवलप होगा। चलिए देखते हैं, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होने वाला है। When an egg is not fertilized in a human female, it lives for about a day, leading to the discharge of blood and mucus along with the unfertilized egg. This is called menstruation. अब देखिए, fertilized अगर egg नहीं हुई तो हर बार कुछ दिन के लिए वो जो है एक दिन के लिए वो अवेलेबल रहेगी और फिर उसे बॉडी से बाहर आना होगा। तो यूट्रस क्या करेगी, यूट्रस एक थिक लाइनिंग प्रोड्यूस करती है और वो ब्रेक करके वो डिस्चार्ज करती है ब्लड की और साथ ही साथ उस अनफर्टिलाइज्ड एग को रिलीज कर देगी। और इसी डिस्चार्ज ऑफ ब्लड को जिसमें अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं उसी प्रोसेस को हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं और ये अक्सर टीनेज पुबर्टी स्टार्ट होने पर ये गर्ल्स में देखने को मिलती है। दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ बिकम रिप्रोडक्टिव स्टेट ऑफ बॉडी। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेसेंटा डज नॉट अटैच टू द यूट्रस ऑप्टिमली। अगर प्लेसेंटा अगर यूट्रस से अटैच ना हो तो प्लेसेंटा क्या करती है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और एक्सचेंज ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस, जिससे क्या हो एम्ब्रियो प्रॉपर ग्रो कर सके और फीटस में कन्वर्ट हो और फिर फीटस आगे भी ग्रो करता रहे। तो इसके कारण बहुत सारे सीरियस
कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं प्रेगनेंसी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ डॉक्टर हैज एडवाइज समीर टू रिड्यूस शुगर इनटेक। अब देखिए शुगर इनटेक कब आपको कोई डॉक्टर एडवाइज करता है कि कम करना चाहिए अपने डाइट में, जब आप डायबिटिक हो जाएं। और कहा जा रहा है कि इस डायबिटिक सिचुएशन को फेस करने के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी और ब्लड टेस्ट हमेशा करवाते रहना होगा, चेक ऑन करना होगा कि क्या हमारी स्टेटस है ग्लूकोज लेवल की। तो इसमें नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन की, विच डिजीज डू यू थिंक समीर इज सफरिंग फ्रॉम? ऑब्वियसली डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज एंड द ऑर्गन प्रोड्यूसिंग द हार्मोन। बेसिकली यहां पर इंसुलिन हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल, और इंसुलिन को कौन सिक्रेट करता है? पैनक्रियाज। इस पैनक्रियाज के मैल फंक्शनिंग के कारण पर्सन जो है डायबिटिक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन द एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन इन अ प्लांट एंड विच हार्मोन इनहिबिट्स द ग्रोथ? तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो प्लांट में अवेलेबल है उसके रैपिड सेल डिवीजन के लिए, और वो क्या करता है? वो कौन सा हार्मोन है जो ग्रोथ को इनहिबिट्स करता है, ग्रोथ को रोकता है? तो साइटोकाइनिन जो है वो रैपिड सेल डिवीजन को एक्सेलरेट करता है, और एब्सिसिक एसिड जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में काम करता है, वो ग्रोथ को रोकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है द अबव इमेज शोज अ थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 मीटर। व्हाट इज द काइंड ऑफ लेंस शोन इन द अबव फिगर? ये एक फिगर दी गई है और आपको थिन दिख रहे हैं एंड्स पर, और तो ऐसा लेंस होता है जो एंड्स पर थिन होती है और मिडिल में थिक होती है। तो ऐसा है हमारा, ये हो गया हमारा कन्वेक्स लेंस। ये कौन सी लेंस हो गई? हमारी कन्वेक्स लेंस हो गई। इस लेंस के बारे में पूछा जा रहा है। फिर नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन है, इफ रियल इन्वर्टेड इमेज इज टू बी फॉर्म्ड बाय दिस लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो ये हमारी क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है ओ। ये हमारी क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है, और यहां से इमेज जो है वो 7 मीटर पर फॉर्म हुई है। कितनी है? 7 मीटर। और फोकस जो है वो 5 मीटर पर है। वो जो है वो फोकल लेंथ कितनी है इसकी? 5 मीटर। तो फोकल लेंथ हम लोग पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, ये डिपेंड करता है लेंस पर। तो जो फोकल लेंथ है दोनों ही साइड सेम रहने वाली है, तो +5 मीटर हमने लिया। अब चलिए हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब हमें u कैलकुलेट करना है। हमें v दी गई है, हमें फोकल लेंथ दी गई है जो कि पॉजिटिव होगी, और ये भी क्या होगी? ये भी पॉजिटिव होगी। तो u की वैल्यू क्या होगी? तो हमने लेंस फॉर्मूला यूज किया जो कि हमारा क्या होता है? 1/f इक्वल्स टू 1/v। v जो है हमारा वो है इमेज डिस्टेंस, ये जो है हमारी v की वैल्यू है, और u तो हमें कैलकुलेट करना है। तो जब इस लेंस फॉर्मूला में हम लोग सारे f और v की वैल्यू को, v और f की वैल्यू को जब पुट करते हैं तो u की वैल्यू जो आती है -17.5 मीटर। -17.5 मीटर कहां पर होगी? ये 2f2 हो गई जो कि हमारी 10 हो गई, ये 10 मीटर हो गई। तो -17 मतलब कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट जो है यहां पर होगी, और जिसकी डिस्टेंस जो होगी 17.5
5 मीटर होगी। तो हमने u कैलकुलेट कर लिया और हमने बताया कि ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड एट 17.5 मीटर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ अ नीटली लेबल्ड डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्मेशन मेंशन्ड इन क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए कहा गया क्या, 17.5 मीटर पर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। ऑब्जेक्ट को हमने 17.5 मीटर पर प्लेस किया, ये हमारा 2f हो गया। तो अब रे डायग्राम से हमें पता है, पहले हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी पैरेलल आती है रे, वो रिफ्रैक्ट होके फोकस से पास करेगी। दूसरी जो है ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट डेविएशन वो पास कर जाएगी और हमारी इमेज यहां पर फॉर्म होगी। और इमेज की जो डिस्टेंस दी गई थी वो क्या दी गई थी, 7 मीटर। और फोकल लेंथ क्या था हमारे पास, 5 मीटर। तो इस तरह से हमने रे डायग्राम बनाया और सारे डेटा को हमने क्लियरली मेंशन कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर लाइट से ही है, इस बार हमारा मिरर से क्वेश्चन है। और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल इज प्लेस्ड 5 centimeter in front of concave mirror having a radius of curvature 40 centimeter। तो एक हमारे पास कॉनकेव मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो है हमारे पास 40 सेंटीमीटर। कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। और इसकी हाफ जो होती है वो क्या होती है, फोकस होती है जो कि 20 सेंटीमीटर। अब कहा गया है कि एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल है जो 5 सेंटीमीटर, तो यहां तक हमारा 20 हो गया, तो 5 ये होना चाहिए हमारा कहीं ना कहीं। तो ये हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर। और पेंसिल की जो लंबाई दी गई है, लेंथ दी गई है, वो 10 सेंटीमीटर दी गई है। चलिए ये हमने ले लिया। अब कहा जा रहा डिटरमिन द पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज मतलब आपको क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले इमेज डिस्टेंस निकालेंगे जो कि हमारा v होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल के लिए साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए नोट कर लेते हैं। तो यूजिंग साइन कन्वेंशन तो हमने क्या किया, साइन कन्वेंशन से u की वैल्यू ले ली -5 सेंटीमीटर, f की वैल्यू ले ली जो कि 20 सेंटीमीटर आई, और फिर हमने मिरर फॉर्मूला, ये जो है हमारे पास मिरर फॉर्मूला है, उसमें हमने वैल्यूज को प्लेस कर दिया और हमारी v की वैल्यू जो आई पॉजिटिव 6.67 सेंटीमीटर आई। तो मतलब ये जो है मिरर के पीछे फॉर्म होगी और 6.7 सेंटीमीटर कहां पर फॉर्म होगी, ये 6.7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर फॉर्म होगी। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। द इमेज इज ऑब्टेन एट 6.67 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अब चलिए पूछा जा रहा व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज क्या होने वाला है, तो जब हम लोग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं स्फेरिकल मिरर्स में -v/u होता है। तो जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, 4/3 होगी। तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट जो है वो मैग्निफाइड होगी। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, और ये वैल्यू हमारे पास 4/3 आ गई। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो 40/3 सेंटीमीटर हमारी हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज एज मेंशन्ड इन पार्ट 1। तो यहां पर एक कैंडल है जो प्लेस किया गया है 5 सेंटीमीटर पर, और इसकी काफी मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म हो रही है बिहाइंड द मिरर। तो हमने कैसे कैसे फॉर्म किया? हमने एक रे पैरेलल लिया प्रिंसिपल एक्सिस के और वो रिफ्लेक्ट हो गया, फिर दूसरा हमने पोल से लिया, फिर वो भी रिफ्लेक्ट हो गया। हमें एक्चुअल इंटरसेक्शन तो नहीं मिल रही है, तो हमने क्या किया? प्रोड्यूस किया, और ये इमेज क्या हुई? इरेक्ट एंड वर्चुअल हुई। इरेक्ट एंड वर्चुअल। वर्चुअल क्यों हुई, रियल क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से फॉर्म नहीं हुई है इमेज, और ये इमेज मैग्नीफाइड है। कैसी है? मैग्नीफाइड इमेज। ये कैसी है? मैग्नीफाइड इमेज है। तो हमने इमेज के नेचर को भी डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द टेबल गिवन बिलो शोज द हिंट्स गिवन बाय द क्विज मास्टर इन अ क्विज। एक कोई क्विज हो रही है जिसमें क्विज मास्टर ने कुछ हिंट्स दिए हैं, जो टोटल 5 हिंट्स हैं हमारे पास टेबल में। पहली हिंट है, सब्सटेंस सी इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स। तो प्रिजर्वेटिव्स में हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग एसिटिक एसिड यूज करते हैं, जिसको हम लोग एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। सी हैज 2 कार्बन एटम्स। तो एसिटिक एसिड हो गया, इथेनो, और हमारा फॉर्मिक एसिड वो एंड बाइट में होता है। तो जैसे ही हम लोग देखते हैं कि 2 कार्बन वाले हैं, 2 कार्बन वाले कौन से हो सकते हैं? हमारा 2 कार्बन वाला कौन सा हो सकता है प्रिजर्वेटिव? वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ही होगा। तो इथेनोइक एसिड हो रहा है, सब्सटेंस सी इज यूज्ड एट, और सब्सटेंस सी जो है वो ऑब्टेन हो रहा है ऑफ रिएक्शन ए इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट। तो अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट से हम लोग क्या करें? इथेनोइक एसिड फॉर्म करें। इसमें 2 कार्बन है, ये पहली बात हो गई। तीसरी जो क्लू दी गई, द मिसयूज ऑफ ए इन इंडस्ट्री। तो ए इन इंडस्ट्री मींस इथेनॉल के मिसयूज के बारे में कहा जा रहा है, जिस कारण से हम लोग डीनेचर्ड अल्कोहल यूज करते हैं। ठीक है, तो डीनेचर्ड अल्कोहल वो क्या है? मिसयूज से बचाने के लिए हम लोग डीनेचर्ड अल्कोहल्स में ऐड करते हैं मिथेनॉल, बेंजीन एंड पिरिडिन। तो ऑब्वियसली वो ए सब्सटेंस क्या है? इथेनॉल है। बहुत लोग इथेनॉल का कंजम्पशन कर लेते हैं अल्कोहलिक पर्पस में, लेकिन उससे बहुत सारी हेल्थ इश्यूज होती है, पर्सन की डेथ भी हो सकती है, आई लॉस भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हिंट क्या है? F इज फॉर्म ऑन हिटिंग A इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड। तो F क्या है हमारा? F जो है वो इथीन है। तो A के बारे में सबसे पहले पूछा गया IUPAC नेम ऑफ A एंड F। तो A के बारे में हो गया हमारा इथेनॉल, इथेनॉल हो गया, और F के बारे में इथीन हो गया। अब कहा जा रहा है इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन द चेंजेस टेकिंग प्लेस। A to C में कैसे हो रहा है? ए क्या है हमारे पास? इथेनॉल है। सी क्या है हमारे पास? इथेनोइक एसिड है। तो ये वाली जो हमारी रिएक्शन है, ये वाली जो है ए टू सी, ये ए टू सी हो रही है। और दूसरा क्या है? ए टू एफ, ए टू एफ हो रहा है ये। तो हमने देखा जब एसिडिक अल्कलाइन KMnO4 के साथ अल्कोहल को ट्रीट किया गया इथेनॉल को, तो वो इथेनोइक एसिड फॉर्म कर रहा है, और उसी इथेनॉल को अगर कॉन्क H2SO4 के साथ ट्रीट किया गया तो वो इथीन फॉर्म कर रहा है, और साथ ही साथ वाटर रिलीज कर रहा है। और ये इथीन जो है वो अल्कीन ग्रुप का है।
चलिए देख लेते हैं इस रिएक्शंस को और थोड़ा डिटेल में। कन्वर्जन फ्रॉम इथेनॉल टू इथीन टॉपिक से ये क्वेश्चन था। इसमें क्या है, ऑन हीटिंग एट 170 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इथेनॉल गेट्स डिहाइड्रेटेड टू इथीन। तो डिहाइड्रेशन हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, देख रहे हैं यहां पर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रही है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेट होने का मतलब क्या है, वाटर रिलीज हो रही है। During the conversion process of ethanol into ethene, the presence of conc sulfuric acid, a molecule of water is lost. तो डिहाइड्रेशन का मतलब ही होता है कि मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लॉस्ट होने वाला है। और इस रिएक्शन में डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में कौन काम कर रहा है, ये कॉन्क H2SO4। ये जो है हमारा, ये हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और यहां पर वाटर रिलीज हो रही है, रिलीज ऑफ वाटर। और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो अल्कीन ग्रुप का है। ये क्या है, अल्कीन ग्रुप का है जिसमें 2 कार्बन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन दिस reaction, concentrated sulfuric acid acts as the dehydrating agent. Thus, in the conversion from ethanol to ethene, concentrated sulfuric acid यूज किया जा रहा है यहां पे, जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसी पर बेस्ड, जो हमने अभी डिटेल्ड में देखा। अभी हमने इस रिएक्शन को इथीन टू इथेनॉल, इथेनॉल टू इथीन जो हमने देखा, इस रिएक्शन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे 2 और 5 में आपको बताना है नेम ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो 2 में क्या हो रहा था, 2 में हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है जिसको हम लोग हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। तो 2 में हमारा ऑक्सीडेशन हो गया और 5 में हमारा हाइड्रोजनेशन हो गया। अब कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड फॉर्म इन दीज स्टेप्स। तो इथेनॉल है एंड इथीन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बायोलॉजी से, फिगर दिया गया A to D। इसमें क्या है, इसमें 2 स्टूडेंट हैं, राहुल है, निशा है, उनके पेरेंट्स हैं। राहुल के फादर हैं, राहुल है, राहुल की माँ है और राहुल और निशा है। तो राहुल की सिस्टर निशा यहां पर है। एक्साइटेड बाय हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर लोब्स। ईयर लोब्स जो हैं, ईयर लोब्स इसको कहते हैं हम लोग, और ये अलग अलग पर्सन्स में इनहेरिट किए जाते हैं। अलग अलग आपको इसमें स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, वो कहीं ना कहीं मदर या फादर से लिए जाते हैं। तो आखिर क्या चेंजेस ऑब्जर्व किया जा रहा है। राहुल कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ द टाइप ऑफ ईयर लोब्स फाउंड फिगर E एंड F। फिगर E एंड F में यहां पे अटैच्ड और फ्री ईयर लोब्स। जैसे अगर मैं अपनी ईयर लोब्स की बात करूं तो ये फ्री है, अटैच्ड में ये अटैच्ड रहती है। तो क्या कहा ऑब्जर्वेशन में आया कि मेल जो है, मेल में 36 जो है, 36 फ्री लोब्स वाले हैं और 14 जो है वो अटैच्ड लोब्स वाले हैं। फीमेल में फ्री लोब्स वाला 31 है और 19 अटैच्ड वाले हैं। तो इनको अगर ऐड करके देखते हैं तो ये 50 होने वाला है। दोनों ही 50-50 लिए गए, सर्वे किया गया है यहां 50 मेल एंड 50 फीमेल के साथ, जिसमें से आउट ऑफ 36 जो है वो फ्री वाले हैं और 14 आउट ऑफ 50 वो अटैच्ड वाले हैं। इसी तरह फीमेल के साथ भी इंफॉर्मेशन दी गई। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, पूछा गया ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डेटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हिच ऑफ द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फ्री ईयर लोब्स और अटैच्ड ईयर लोब्स अपीयर्स टू बी डोमिनेंट इन दिस केस। तो आपको दिख रहा है कि कौन इसमें डोमिनेंट है।
जो ज्यादा विजिबल है, कौन विजिबल है? फ्री लोब्स वाले मैक्सिमम है। मेल में भी 36 हैं जो कि अटैच से बहुत ज्यादा है, और फीमेल में भी फ्री वाले अटैच से बहुत ज्यादा है। तो फ्री लोब्स वाले, फ्री ईयर लोब्स वाले जो परसेंटेज है या नंबर है वो काफी ज्यादा है। तो डोमिनेंट कौन हुआ? जिसकी संख्या ज्यादा हुई या जो मेजॉरिटी में अवेलेबल है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? फ्री ईयर लोब इज डोमिनेंट बिकॉज इट इज फाउंड इन अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इज द इनहेरिटेंस ऑफ द फ्री ईयर लोब लिंक्ड विद सेक्स ऑफ इंडिविजुअल? गिव योर रीजन। अब देखिए, ईयर लोब्स अटैच हों या फ्री हों, इसका कोई सेक्स से रिलेशन नहीं है। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वेरिएशंस हो सकती है। तो किसी में डोमिनेंट ट्रेट आपको दिख सकते हैं, किसी में रिसेसिव दिख सकते हैं, जो बहुत कम रहते हैं, माइनॉरिटी में रहते हैं। तो यहां पे हमारा आंसर हो गया नो, इट्स नॉट सेक्स लिंक्ड as per the data of the family as well as the class. It is indicated that free ear lobe is present in males as well as in females. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What type of ear lobe is present in father, mother, Rahul and his sister Nisha? Write genetic constitution of each of these family members which explains the inheritance of this character in this family. तो यहां पे आपको बताना है कि क्या क्या हमारे पास जीन्स अवेलेबल, जैसे कि जीन्स फॉर फ्री ईयर लोब्स को रिप्रेजेंट किया गया है एफ से और अटैच वाले को स्मॉल एफ से। तो फ्री वाले डोमिनेंट हमने कहा तो कैपिटल में हमने लिया है, और रिसेसिव हो गया जो कि माइनॉरिटी में है उसको हमने स्मॉल लेटर से लिया है। तो चलिए देखते हैं फादर साइड में क्या हो रहा है। फादर साइड में फ्री ईयर लोब्स दिख रहे हैं, मदर साइड में भी फ्री ईयर लोब्स, लेकिन राहुल के पास अटैच्ड ईयर लोब्स हैं और निशा के पास फ्री ईयर लोब्स हैं। तो कैसे कैसे हमारे फॉर्मेशंस होंगे? फादर में दोनों हैं। फादर में यहां पे आपको फिगर में दिख रहा है, यहां पे फादर में ऐसा नहीं है कि फादर में अगर अटैच है तो फ्री वाले जीन्स अवेलेबल नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो उसको हम लोग ऑटोजोम्स कहते हैं जो फिजिकल कैरेक्टर्स के लिए इन्वॉल्व होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश पेरेंट्स हैव अटैच्ड ईयर लोब्स। व्हाट टाइप ऑफ ईयर लोब कैन बी सीन इन सुरेश एंड हिज सिस्टर सिया? एक्सप्लेन बाय गिविंग द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ ऑल। ठीक है, फादर के पास अटैच ईयर लोब है, स्मॉल एफ। मदर के पास भी अटैच्ड है। तो क्या पॉसिबल है कि फ्री ईयर लोब्स आएंगे वहां पर? नहीं आएंगे। तो सिया के पास भी अटैच्ड होने वाला है, सुरेश के पास भी अटैच्ड होने वाला है, क्योंकि ये लोग रिसेसिव कैरेक्टर को कैरी कर रहे हैं। डोमिनेंट वाला तो ना मदर में है ना फादर में है, तो बच्चे में कहां से आएगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक सर्किट डायग्राम दिया गया है जिसमें 4 ओम और 12 ओम के अलग अलग रेजिस्टर्स लगे हुए हैं और 12 वोल्ट की बैटरी भी लगी हुई है, और स्विच जो है वो ओपन कंडीशन में है जो कि 1 to 2 और 2 to 3 में दिखाया गया है। तो Vinita and Ahmed demonstrated a circuit that operates the 2 headlights and the 2 side lights of a car in their school exhibition. Based on their demonstrated circuit, answer the following. तो पहला क्वेश्चन है, state what happens when switch A is connected to position 2. अब देखिए जैसे ही A जो है वो पोजीशन 2 से कनेक्ट होगा तो इन दोनों में क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी, और जब इन दोनों में फ्लो करेगी तो ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों पैरेलल में हैं, फिर ऐसा फ्लो करेगी। तो करंट जो है पोजीशन 2 में कैसा पाथ फॉलो करेगी? इस पाथ को फॉलो करेगी। पोजीशन 3 में बस इस वाले पार्ट में फ्लो करेगी। तो करंट जो है पाथ जो फ्लो करेगी 4 ओम वाले में। तो चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशंस को। तो 12 ओम वाले लैंप्स में से फॉलो करेगी, और दूसरा जो है 12 वोल्ट फॉर बोथ सेट्स ऑफ लैंप्स
एंड ऑल ऑफ देम आर इन पैरेलल, जो अभी हमने कहा, और 12 ओम आर ऑन व्हेन द वायर इज कनेक्टेड टू पोजीशन 2। अब देखिए इसमें आपको बताना था दो अलग अलग पोजीशन में क्या होगा। तो एक बार हमने 2 से कनेक्ट किया, एक बार हमने 3 से कनेक्ट किया। तो 2 से कनेक्ट करने पर क्या हो रहा है, सिर्फ हमारा 12 ओम वाले लैंप में पास हो रहा है, और 3 से सिर्फ 4 ओम वाले लैंप में। फिर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच लैंप व्हेन लीट। तो आपको हर एक लैंप में एक पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 12 ओम है तो 12 वोल्ट हमारा है, और 12 वोल्ट के कारण 12 वोल्ट जो है पैरेलल में लगे हुए हैं, तो वोल्टेज क्या होने वाला है, सब में सेम होने वाला है। तो कितने वोल्ट होंगे, 12 वोल्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहा जा रहा है कैलकुलेट द करंट इन ईच 12 एम्प लैंप व्हेन लिट इन ईच 4 एम्प। दो कंडीशन दिया गया है, एक बार 12 ओम वाले लैंप जलते हैं, एक बार 4 ओम वाले लैंप जलते हैं। 12 ओम वाले कब जलेंगे, जब इनमें कनेक्ट किया जाएगा, और 4 ओम वाले कब जलेंगे, जब 3 में कनेक्ट किया जाएगा। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं करंट को। तो करंट को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ओम्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, और ओम्स लॉ में देखेंगे क्या, हमारे पास 12 वोल्ट की वोल्टेज है दोनों ही 12 ओम वाले लैंप में, तो हम लोग करंट कैलकुलेट कर लेंगे। उसी तरह हम लोग 4 ओम वाले के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे 3 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है ये है सो विथ कैलकुलेशन विच टाइप ऑफ लैंप 4 ओम और 12 ओम हैज हायर पावर। तो पावर किसकी अधिक होगी, तो पावर फॉर्मूला जो है हमारा V²/R हम यूज करेंगे, और हमारे पास V भी पता है, R भी पता है, तो हम लोग वैल्यूज पुट करके दोनों ही लैंप की पावर देख सकते हैं। तो 4 ओम वाले लैंप की पावर 36 वॉट है, जबकि 12 ओम लैंप वाले बल्ब की पावर जो है, लैंप की पावर 12 वाट है। तो किसकी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली 4 ओम की ज्यादा हुई। तो इस तरह हमने सीबीएसई साइंस सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023-24 को डिस्कस किया सारे क्वेश्चंस को, और इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को काफी डिटेल में डिस्कस किया, ताकि आपको सिर्फ इन क्वेश्चंस के आंसर करने को ही हेल्प ना मिले, जबकि आप इससे रिलेटेड और भी हिडन क्वेश्चंस को या फिर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, और अपनी तैयारी को और अच्छी कर पाएंगे। एक बार जरूर आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे, ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो सके, और किसी भी तरह की कोई भी फीडबैक हो आप प्लीज हमें कन्वे करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।